हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड होपफुली यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं डेली बेसिस के ऊपर कुछ यहाँ पर चीजें बताता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देखिए अभी आपका लास्ट डेज चल रहे हैं, ठीक है, लास्ट मंथ है, तो इसमें कोशिश करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन करने की कोशिश करें ताकि आपका नॉलेज भी पॉलिश हो जाए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि आप एक मिच्योर ओपिनियन जब मेन एग्जाम के अंदर बैठें तो एक मिच्योर ओपिनियन दे सके और उसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स के लिए आप एज ए सॉलिड यहाँ पर कह लें कि यहाँ पर रेफरेंस या एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि राइटिंग स्किल जो है आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो हमें एनालिसिस यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी को अपनी जो है इनहेंस करने की कोशिश करें, बूस्ट अप करें उसको, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है बैलेंस अप्रोच के साथ क्या करें, मेन एग्जाम के अंदर इनको टैकल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। हम डेली बेसिस के ऊपर डान का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सिर्फ एमसी स्टडी जो है यहाँ पर आपको कंप्लीट डेली बेसिस के ऊपर आपको एनालिसिस दे रहा है, उसके बाद वोकैब को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, आप अपनी इंग्लिश को यहाँ पर जो है इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, हमारे पास रहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉपिक्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दूं जो हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखने वाले हैं मीना पार्टनरशिप। बेसिकली यहां पर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को यहां पर डेवलप किया। मैं डेली बेसिस के ऊपर यहां पर एक जो है कंट्री के साथ हमारा जो है यहां पर जो टाई होता है वो डेली बेसिस के ऊपर एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमारा रहा है लीबिया के साथ हमने डिस्कस किया, ईरान के साथ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी उन्होंने विजिट किया, फिर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, है ना, चीफ डिफेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने अभी लीबिया का विजिट किया, फिर हमने उनका जो डिफेंस पैकेट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पर बहरीन के साथ हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगर देखा जाए जॉर्डन के साथ हमने डिस्कस किया, पाकिस्तान और जॉर्डन टाई को डिस्कस किया। लेकिन इसी को हमने पूरा कंप्लीट एनालिसिस आज करने वाले हैं। मिडल ईस्ट के अंदर जो पाकिस्तान के जो रिलेशंस बढ़ रहे हैं और नॉर्थ अफ्रीका में बढ़ रहे हैं, मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ, तो इस चीज को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास रहेगा प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है, यहां पर प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी क्या है। प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी में थोड़ा सा बता दूं कि यहां पर अगर देखा जाए पाकिस्तान के प्रीवियस ईयर्स में देखा जाए फॉरेन रिलेशन जो है यहां पर अच्छे नजर नहीं आते, लेकिन ये जो मई के अंदर जो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर होती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, तो पाकिस्तान को यहां पर काफी जो है यहां पर कह ले के यहां पर सराहा जा रहा है पूरे रीजनल लेवल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर। स्पेशली अगर हम यहां पर बात करें यूएसए की, तो यूएसए ने यहां पर जो है वो काफी पाकिस्तान की तारीफ की। इस चीज को हम यहां पर देखने वाले हैं। तो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान की यहां पर हमें देखने को मिल रही है और जिस तरह पाकिस्तान के रिलेशंस फॉरेन कंट्रीज के साथ देखने को मिल रहे हैं, इस चीज को हम यहां पर एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर है, लेकिन इसके ऊपर मैंने कंप्लीट जो है यहां पर एनालिसिस दे दिया है। हमारा लेक्चर करंट अफेयर और पाकिस्तान के अफेयर्स की सीरीज में जो है प्ले लिस्ट में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर का। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर इन हिस्ट्रीज शैडो। यह बेसिकली बात की जा रही है बांग्लादेश। आपको पता है बांग्लादेश के अंदर अभी गवर्नेंस फेलियर चल रहा है, गवर्नेंस वीकनेस हमें यहां पर देखने को मिल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम यहां पर देखें तो हमें टोटली अगर बात करें, समराइज करने की बात करें कि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश हमें देखने को मिल रही है। मैं बार बार एक बुक का नाम जो है बताता हूं, आप भी बोलते हैं सर आपने तो वो उसको बुक को अच्छी तरह मेमोराइज किया हुआ। देखिए जो बेस्टेस्ट अगर बुक अगर मैंने देखी है कि अगर साउथ एशिया के अंदर 7 to 8 कंट्रीज को डिस्कस करना है और आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर जो है वो कह ले कि हमें डेमोक्रेसीज हार्टलैंड जो है कुरैशी साहब की काफी इंपॉर्टेंट बुक है, जो साउथ एशिया के 8 कंट्रीज को डिस्कस किया गया है और एक कंट्री को बताया गया कि वो दूसरे कंट्री से जो है वो सबक हासिल करे, उसके लेसन से क्या करे, सबक हासिल करे, ये ना कि वो दोबारा जो है अपनी मिस्टेक को रिपीट करे। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर देखा जाए तो एज ए दूसरे कंट्री को क्या लेना चाहिए, स्टेट्स को लेना चाहिए, केस स्टडी लेना चाहिए। तो बांग्लादेश को हम यहां पर केस स्टडी लेंगे। पाकिस्तान का कुछ इस तरह भी सूरत हाल चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट
देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, हाइब्रिड सेटअप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को देखने के लिए बांग्लादेश को हम डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस। हमने लास्ट टाइम जैमजी रिवोल्ट को डिस्कस किया, टॉपल जो किया गया शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को, उसको भी हमने डिस्कस किया। फिर यहाँ पर मोहम्मद यूनुस खान आते हैं, फिर यूनुस, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जो चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं, फिर पाकिस्तान के साथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, शेख हसीना वाजिद जो है वो अपने शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, लेकिन अभी तारको रहमान जो 17 साल के बाद जो बांग्लादेश वापस लौटे हैं, और वो बेटे हैं जियाउर रहमान जो है वो बेसिकली जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर थे, ठीक है। इसके बारे हम अब आगे जो है नेक्स्ट जो डिटेल के साथ बात करते हैं। उसके बाद यहां पर देखने को मिल रहा है यूएस स्ट्राइक से नाइजीरिया। यहां पर मैंने लास्ट डेज में जो हमारा डान का कंप्लीट एनालिसिस देख रहे हैं, लास्ट में एक डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट कही थी कि अगर नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी को अगर निशाना बनाया गया मिलिटेंट्स ग्रुप्स के द्वारा, तो हम यहां पर जो ओपन गन के जरिए या ओपन फायर के जरिए जो नाइजीरिया के अंदर घुसेंगे। तो अभी हुआ क्या कि यहां पर यूएसए ने क्या किया, यहां पर स्ट्राइक्स किया, स्कोटो यहां पर स्टेट के ऊपर यहां पर क्या किया है, यहां पर स्ट्राइक किया है और मिलिटेंट्स ग्रुप्स को यहां पर निशाना बनाया है। लेकिन इस चीज को भी हम यहां पर एनालाइज करने वाले, जो प्रेसिडेंट हमें यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ पीस हमें नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो 8 कॉन्फ्लिक्ट को यहां पर सीज फायर करवाए थे, उनको यहां पर एनालाइज करने की जरूरत है, उनको देखेंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहां पर प्राइवेटाइजेशन पुश की बात करेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल है, ये आपके पास ओपिनियन है। देखे मैं पहले भी बताता हूं, ये आपके फ्रंट पेज से, बैक पेज से, उसके बाद नेशनल पेज से, बिजनेस पेज से, इंटरनेशनल पेज से, ओपिनियन के पेज से यहाँ पर आर्टिकल्स लिए जाते हैं जो डेली बेसिस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हम देखें बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, हम उनको दोबारा पिक नहीं करते, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो उनको हम दोबारा पिक इसलिए नहीं करते कि डेली बेसिस के ऊपर एक ही टॉपिक को जो है वो बार बार किया जा रहा है। अगर उसका एनालिसिस डिफरेंट हो देन हम उसको जो है वो पिक करते हैं, अदरवाइज उसको जो हम पिक नहीं करते अगर चीजें वही दोबारा सेम रिपीट हो रही हो। लेकिन आज हम बात करें ना हिस्ट्री शैडो बांग्लादेश की, तो यहां पर चीजें रिपीट नहीं हो रही, लेकिन ये एनालिसिस डिफरेंट है। यहां पर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लर्न करने को यहां पर मिलेगा, ठीक है। जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कह ले कि गवर्नेंस फेलियर चल रहा है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बांग्लादेश के अंदर चल रही है, तो यहां पर प्राइवेटाइजेशन पुश की बात करेंगे कि पाकिस्तान को प्राइवेटाइजेशन करनी क्यों पड़ रही है, इसके पीछे रीजंस क्या है, क्या इससे एफडीआई यहां पर स्ट्रांग होती हुई हमें नजर आती है, इस चीज को हमने यहां पर देखना है। ये एडिटोरियल है। उसके बाद सेकंड एडिटोरियल हमारे पास रहेगा, एडिटोरियल पेज के देख रहे क्रेडिबिलिटी गैप की बात की जाए तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान स्टैंड ऑफ की बात की जा रही है। जो अभी यहां पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे जो 10 से 11 अक्टूबर को यहां पर वॉर लगी रही है, 48 आवर्स जो वॉर लगी रही है, फिर कतर आया, फिर टर्की आया, मेडिएटर रोल प्ले किया, अभी ईरान बात कर रहा है कि हम जो है रीजनल स्टेबिलिटी चाहते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के साथ अभी रिसेंटली हमने जो डिस्कस किया, एनालाइज किया कि किस तरह क्रॉस बाउंड्री जो है टेररिज्म हमें एस्केलेट हुए नजर आती है, इसको एरेडिकेट करना पड़ेगा, इसको यहां पर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी गैप की बात की जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के स्टैंड ऑफ की बात करेंगे, और लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब की लिस्ट, और जितने भी इंपोर्टेंट डेली बेसिस के ऊपर वोकैब के जितने भी होती है डान की, उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले हम जो एनालिसिस करने वाले हैं, वन बाय वन चीजों को यहां पर देखेंगे। मीना पार्टनरशिप, सबसे पहले अगर यहां पर देखें मीना पार्टनरशिप का पर्पस क्या है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स विद मीना। अब यहां पर मीना क्या होती है, बेसिकली मिडल ईस्ट, ठीक है, मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। अब मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी आते हैं, गजा के अंदर अगर देखा जाए पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, हालांकि यहां पर कतर ने भी किया है, सऊदी अरेबिया भी किया है, टर्की ने भी बहुत ज्यादा रोल प्ले किया, इजिप्ट ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। ऑलमोस्ट 8 इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि गजा के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर जो जेनोसाइड हो रही थी, जो किलिंग हो रही थी, उनको यहां पर फौरी रुकवाया गया, और 10 अक्टूबर को इसको जो है यहां पर सीज फायर करवाई गई, जब ट्रंप ने 20 यहां पर जो हमें पीस पॉइंट जो यहां पर दिए प्लान उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन उसको भी हम डेली बेसिस के ऊपर पहले ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से लेकर जितने भी कंप्लीट एनालिसिस हम प्रीवियस डेज में उसको कर चुका है, बार बार उसको रिपीट हम यहां पर नहीं कर रहे, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर जो है हम पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करेंगे, रीअलाइनमेंट की बात करेंगे कि मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशंस कैसे है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हमें कैसे देखने को मिलते हैं। उसके बाद अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो हमारे पास यहां पर इजिप्ट नजर आता है,
उसके बाद अगर सेंट्रल एशिया को साइड पर रखें, अफगानिस्तान को साइड पर रखें, उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास रहेंगे साउथ एशिया को, उसके बाद चाइना को, बांग्लादेश को, उसके बाद यहाँ पर सऊदी अरेबिया को, बहरान को, कतर को, इनको अभी साइड पर। हमारे जो फोकस रहेगा वो हम यहाँ पर मीना के ऊपर रहेगा, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। एग्जामिन हाउ रीन्यूड मिडिल ईस्टर्न एंगेजमेंट इज शेपिंग पाकिस्तान डिफेंस डिप्लोमेसी। यहां पर हमें जो देखने को मिल रही है ना, इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है डिफेंस डिप्लोमेसी। अभी आपको पता है कि रिसेंटली जो है वो जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर साहब, उन्होंने अभी जो है वो लीबिया का विजिट किया था। अभी मैंने लास्ट डेज में लीबिया, पाकिस्तान और लीबिया का टाई जो हुआ है इसके ऊपर भी एनालिसिस किया है, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर जो हम डान का एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद जो है मैंने जॉर्डन के हवाले से पाकिस्तान और जॉर्डन का टाई हुआ है उसको भी डिस्कस किया। फिर पाकिस्तान और इराक का जो टाई हुआ यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिली, फिर उसको भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया अभी रिसेंटली। अभी कल जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट ज़ैद अल नहान जो यूएई के हैं, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान, और यहाँ पर दोनों कंट्री पाकिस्तान और यूएई की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या टाई हमें देखने को मिले। लेकिन इसके ऊपर भी यहाँ पर हमें देखने को कुछ और चीज भी देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पर जो यूएई की प्रेसिडेंट है वो अब्राहम अकॉर्ड को यहाँ पर जो है वो साइन करवाने की बात तो नहीं करते। तो एक चीज हमें यहाँ पर यह भी देखना है, अब अब्राहम अकॉर्ड वो चीज है जो 2020 के अंदर इजराइल और यूएई के दरमियान में और बहरीन भी था, और यूएसए इसका ब्रोकर था, इनको दरमियान में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया। अभी रिसेंटली उसके अंदर एक डेवलपमेंट यह है कि अजरबैजान भी ये चाहता है कि उसके अंदर क्या करे, उसको उसके अंदर शामिल हो जाए, ठीक है, साइन करे। लेकिन हम चले, ये ओवरव्यू था, थोड़ा बता देते हैं कि चलो आपको चीजें रिवाइज होती रहे। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, उसके बाद पॉलिसी चॉइसेस, बेसिकली तीन चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी सिलेक्शन की बात कर रहे हैं हम यहां पर, उसके बाद पॉलिटिकल बेस्ड आइडियोलॉजी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन चीजें हैं जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात की जाए, एग्रीमेंट्स आपको पता है सऊदी अरेबिया के साथ रिपोर्टेड $4 बिलियन प्लस डील विद लीबिया के साथ। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि ये लीबिया उस वक्त हुई जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने यहां पर विजिट किया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेशनल आर्मी सिग्नल पाकिस्तान एक्सपेंडेड मिलिट्री डिप्लोमेसी अक्रॉस मीना। अब मीना के अंदर आपका लीबिया, जॉर्डन, आपका कह लें कि इजिप्ट भी नॉर्थ अफ्रीका से आ रहा है, उसके अंदर जॉर्डन भी हमारे पास ना आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जितने मिडिल ईस्ट के साथ, ईरान के साथ, इराक के साथ, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान पोजिशन इन सूडान लीबिया कॉन्फ्लिक्ट्स रिवील्स प्रैग्मेटिक engagement that intersects with specific regional power structures and interests। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान किस तरह अपने स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बना रहा है। यहाँ पर रीअलाइनमेंट हो रही है, हमें लीबिया के साथ भी देखने को मिल रही है, सूडान के साथ भी देखने को मिल रही है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर लेकर बात की जाए, फॉरेन पॉलिसी सिलेक्शन की बात की जाए तो काफी अच्छी है। तब से जब से यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस ठीक हुए, तो यह हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करने वाले, ठीक है। उसके बाद गल्फ को यहाँ पर पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है, बैलेंस अप्रोच के साथ यहाँ पर डील करना चाह रहा है। अब आपको पता है यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ईरान की आपस में नहीं बनती यमन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर शिया सुन्नी जहाँ पर हमें सेक्टेरियन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को ईरान के साथ भी बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा और सऊदी अरेबिया के साथ भी बैलेंस अप्रोच के साथ चलने का। असल बात यहाँ पर हमें ये आती है कि गल्फ बैलेंसिंग, ठीक है। यूएई प्रेसिडेंट विजिट हाईलाइट्स पाकिस्तान केयरफुल नेविगेशन बिटवीन divergent Gulf positions whilst maintaining closer alignment with Saudi Arabia on key issues, ठीक है। अब सऊदी अरेबिया के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, उसके बाद यूएई का ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट हम रहेंगे यहाँ पर तीन चीजें, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस और रीजनल पैरेलल क्या है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे सितंबर सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद लीबिया के साथ अभी फील्ड मार्शल साहब जो है यहाँ पर जो है वो विजिट करते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद यूएई प्रेसिडेंशियल विजिट यहाँ पर देखा जाए शेख मोहम्मद जो है यहाँ पर ज़ैद नहान जो विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट विजिट उनका हमें ऑफिशियल विजिट नजर आता है, ठीक है। यहाँ पर डिप्लोमेटिक यहाँ पर माइलस्टोन हमें देखने को मिलता है दोनों कंट्रीज के दरमियान में। लेकिन कहीं ना कहीं अब्राहम अकॉर्ड की भी बात की जा रही है कि यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड को, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड की बात नहीं है, जब से दुनिया का अगर
देखें एकदम से जो चेंज हुआ है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, मल्टीपोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी, मैं बात करूंगा नॉन पोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी से आगे आप निकल गए हैं। नॉन पोलैरिटी, एक स्टेट जो है डिफरेंट ग्लोबल पावर्स के साथ क्या कर सकती है, अपनी पावर जो है वो मेंटेन कर सकती है, उसके साथ रिलेशंस कायम कर सकती है, ठीक है। और ये एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली जो दी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जिसके अंदर जो पोटेंशियल होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, यहां पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जिसके पास ज्यादा पावर होती है, और बाकी मॉलिक्यूल्स क्या बन जाता है, सेपरेट बन जाता है, सिमिलर जो ना नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव, और वो क्या करते हैं, किसी की तरफ भी क्या करते हैं, वो झुकाव उनका नजर आता है। तो इसी तरह अगर देखा जाए एक कंट्री डिफरेंट ग्लोबल पावर्स के साथ अभी जो है यहां पर रिलेशन देखने को मिलते हैं, और जो बाइपोलर में बिल्कुल ऐसे नहीं था, एक कंट्री एक ब्लॉक को ही ज्वाइन करती थी, अगर दूसरी तरफ जाती थी तो फिर उसको जो पहले वाले ब्लॉक से क्या किया जाता था, यहां पर जो है निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि नॉन पोलैरिटी हमें देखने को मिल रही है। तो इसी तरह यहां पर जो अगर पाकिस्तान के रिलेशंस को देखा जाए तो यहां पर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग हमें यहां पर नजर आते हैं, ठीक है। अब देखें यहां पर होता क्या, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस की बात की जाए, यहां पर इस चीज को हमने यहां पर थोड़ा सा ऐड कर ले यहां पर, ठीक है। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस और रीजनल पैरेलल्स की बात की जाए तो स्कॉलर फॉयस गोर्जियस कहता है एनालिसिस के मीना पॉलिटिकल डिसऑर्डर रिवील्स ट्रबलिंग पैरेलल्स, ओवर एम्फेसिस ऑन सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस enables external intervention whilst suppressing natural societal divisions. These eventually surface as a fractured ideology and violent tendencies, a pattern with potential implications for Pakistan institutional development. अब देखें हुआ क्या, मिडिल ईस्ट के अंदर टोटल अगर देख ले कि कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, टसल्स देखने को मिल रही है हमें, ठीक है। यहाँ पर जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर हमें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, अभी हो क्या रहा है, इराक के अंदर अभी यूएसए का प्रेशर है, क्योंकि उधर प्रो ईरानियन ग्रुप्स जो है यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट में आना चाह रहे हैं, और ईरान को जो है यहाँ पर यूएसए बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो उनके दरमियान में आपस में वाशिंगटन और तेहरान के जो है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। तो इराक के अंदर अभी रिसेंटली जो है लास्ट मंथ यहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं, और यहाँ पर जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनना जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें फौरन जो है यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलता है, स्पेशली अगर बात करें यूएसए की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ओवरऑल अगर बात की जाए कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान के गजा के अंदर जो यहाँ पर पीस लाने में रोल प्ले किया, पैलेस्टाइन के अंदर जेनोसाइड को रुकवाने में काफी रोल प्ले किया, तो अब मिडिल ईस्ट के साथ जो है वो रिलेशन जो है काफी स्ट्रॉन्ग होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जियो पॉलिटिकल गेन की बात की जाए तो पाकिस्तान हैज स्ट्रेंथेंड इट्स रीजनल पोजीशनिंग थ्रू अकोमोडेटिव डिफेंस डिप्लोमेसी। यहाँ पर एक चीज हमें, दो चीजें यहाँ पर नजर, एक तो डिफेंस डिप्लोमेसी और सेकंड वन हमारे पास क्या है, प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट। दो चीजें, ये दो की वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास रहेगा, एक डिफेंस डिप्लोमेसी और सेकंड वन इज क्या है हमारे पास, जो हमारे पास है प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट, जो हमारे यहां पर देखने को मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये पॉलिटिकल गेन है। कंसोलिडेशन चैलेंज की बात की जाए, कन्वर्टिंग टैक्टिकल सक्सेस इन लास्टिंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस रिमेन डिफिकल्ट एंड पोटेंशियली rooted in structural similarities with political fragmented MENA states। अब देखें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को, हालांकि इराक और ईरान के अंदर भी हमें यहाँ पर वॉर देखने को मिली, उसके बाद इराक की अगर बात की जाए तो गल्फ वॉर भी हमें देखने को मिल रही। तो इनके दरमियान में यहाँ पर हमें देखने को काफी यहाँ पर जो है वो टसल्स नजर आई, कॉन्फ्रंट्रेशन यहाँ पर कंड्रेंस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिस्क की बात की जाए, व्हेन पॉलिसी yield short-term gains, states often overlook deeper structural vulnerabilities and regional lessons they might otherwise heed। होता क्या है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए काफी जो है रिस्क भी है। अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म के लिए तो ये ठीक है कि हम अपनी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए बोला जाए तो पता नहीं चलता कि यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर जो चेंजिंग होती है, या हम कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या सिचुएशन रहती है, फिर इस चीज का काफी जो है यहाँ पर रिस्क रहता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास टॉपिक्स। अब बात करते हैं, ये बेसिकली जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है, ये हमारे पास रहेगा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करेंगे, यहाँ पर डिफेंस जो यहाँ पर डिप्लोमेसी हमें देखने को मिल रही है, उसके बाद यहाँ पर प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट की बात की जाए तो ये हमें यहाँ पर देखने मिल रही है देखने को, और पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट को लेकर क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या रिलेशन है, कैसे वो यूएसए को बैलेंस कर सकता है, चाइना को बैलेंस कर सकता है। तो इस तरह जो है यहाँ पर देखा जाए तो यूएई और सऊदी अरबिया को कैसे
बैलेंस अप्रोच के साथ जो अपना डील कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। अभी हमने बात की थी यहाँ पर जो हमारे पास नजर आती थी वो हमने बात की थी डिफेंसिव डिप्लोमेसी, लेकिन प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की बात की जाए लिफ्ट्स पाकिस्तान स्टैंडिंग। अब बात की देखिए होता क्या है यहाँ पर, जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर होती है और दोनों के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर होती है दोनों कंट्रीज के दरमियान, तो यहाँ पर पाकिस्तान काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करता है, जिसको पूरे दुनिया के अंदर यहाँ पर सराहा जा रहा है, रीजनल लेवल के ऊपर हो चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर हो। ठीक है, अब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक शिफ्ट एंड ग्लोबल री एंगेजमेंट 2025 की बात करें तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर जो इसाक डार ने जो टोटली जो है यहाँ पर ये जितना भी एनालिसिस किया ये सारे अकॉर्डिंग उनकी स्पीच को यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात की जाए, स्ट्रेसिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इट्स इंटरनेशनल स्टैंडिंग थ्रू प्रोएक्टिव एंड प्रिंसिपल्ड डिप्लोमेसी। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा। प्रोएक्टिव एंड यहां पर हमें नजर प्रिंसिपल्ड डिप्लोमेसी, इस चीज को यहां पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर चैलेंजिंग रीजनल हेजेमनी। अब रीजनल हेजेमनी की बात की जाए तो इंडिया की बात कर रहे हैं यहां पर, रीजनल हेजेमनी के कश्मीर के ऊपर कैसे उन्होंने आर्टिकल्स को एब्रोगेट किया, 370 को, उसके बाद 335 को यहां पर एब्रोगेट किया, फिर पहलगाम का अटैक हुआ, यहां पर पुलवामा अटैक देखने को मिला, बालाकोट अटैक को यहां पर देखने को मिला, फिर यूरी टेंशन हमें 2016 के अंदर हमें देखने को मिला। तो इस तरह अगर देखा जाए रीजनल लेवल के ऊपर हमें बहुत बड़ा जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है तो वो इंडिया की तरफ से हमें नजर आ रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में अगर देखा भी जाए तो ऑलरेडी 4 to 5 अभी जो कह ले कि वॉर हो चुकी है। तो रिसेंटली जो हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में काफी इंप्रूवमेंट हुई है, ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब द मई कॉन्फ्लिक्ट के अंदर होता क्या है, यहां पर मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के, वो फोन करते हैं सुबह 8:15-20 के ऊपर इंडिया इस चीज के ऊपर रेडी है कि हम यहाँ पर क्या करें, इस वॉर को यहाँ पर स्टॉप कर दें। फिर यहाँ पर इसकी कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया। तो इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ के पर क्या हुई, सीज फायर हुई। ये चीज तब से लेकर पाकिस्तान के रीन्यूड यूएसए टाइज, फिर यूएसए और पाकिस्तान के दरमियान में यहाँ पर हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिली। फिर यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स की डील की गई जो $500 मिलियन की यहाँ पर हमें डील नजर आती है पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान में। ठीक है, दोबारा रीअलाइनमेंट हुई पाकिस्तान और यूएसए की। ठीक है, बड़ी सालों के बाद हमें देखने को मिले। उससे पहले अगर देखा जाए यूएसए और इंडिया के दरमियान में काफी क्लोजेस्ट अगर बोला जाए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है यहाँ पर हमें जो है टोटली यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान जब से वॉर से पाकिस्तान ये लड़कर बाहर आया है तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर जो एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी हमें देखने को मिल रही है कि एकदम से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान के चेंज हुए हैं। ठीक है, अब बात की जाए बैलेंस्ड बांग्लादेश ब्रेक थ्रू। अब हुआ क्या कि यहाँ पर मैं पहले भी बता रहा हूं इसके ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान का, मैंने कंप्लीट लेक्चर यहां पर दिया हुआ है जो आपको इंटरनेशनल अफेयर करंट अफेयर की प्ले लिस्ट में वो लेक्चर मिल जाएगा कि ट्राई एंगल बन रहा है तो इससे इंडिया को क्या चैलेंज फेस करना पड़ा, इन तीनों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इनकी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो कंप्लीट मैंने यहाँ पर उसको एनालाइज किया। तो देखा जाए यहाँ पर पाकिस्तान हमें नजर आता है, ये चाइना और ये यहाँ पर बांग्लादेश और यहाँ पर जो है वो इंडिया। तो इस तरह ट्राई एंगल हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तब से जब यहाँ पर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट यहाँ पर चेंज हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी बढ़ी है यहाँ पर बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ ऑलरेडी है, लेकिन वॉर से जो ही बाहर निकला है तो उसके बाद ये पूरा सिनेरियो जो चेंज होकर रह गया। उसके बाद फोकस ऑन इकोनॉमिक पावर। अब इसका हुआ क्या कि पाकिस्तान ने इस चीज का फायदा उठाते हुए एक अच्छी चीज यहाँ पर यह की है कि हमेशा पाकिस्तान जो जाफर लॉर्ड क्रिस्टोफी कहते हैं ना, हर बुक में उन्होंने अपनी बुक में पाकिस्तान एट द क्रॉस, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि पाकिस्तान हमेशा क्लाइंट रहा है यहाँ पर दुनिया का। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल अगर उठाकर देखा जाए तो यूएसए के साथ, रशिया के साथ, फिर चाइना के साथ अभी तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली दफा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर उभरता हुआ नजर आता है। जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है, सिलेक्शन पॉलिसी की सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो वो एकदम से जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ हमें यहाँ पर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन हिस्ट्री, अगर बात की जाए शैडो की बात की जाए, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो बेसिकली पूरा जो कह लें कि यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट,
तो हमें यहाँ पर इन हिस्ट्री शैडो की बात की जाए तो ये टोटली हम जो बात कर रहे हैं बांग्लादेश को, देखें मैं पहले भी बताता कि बांग्लादेश को एज ए केस स्टडी लेना है। हमने मेन एग्जाम के अंदर एज ए बांग्लादेश को जो है हमने यहाँ पर जो है वो कह लें कि एज ए एग्जाम्पल या रेफरेंस कोट करना, ठीक है। अब चीज़ें कौन जब देखें गवर्नेंस फेलियर नजर आए या गवर्नेंस वीकनेसेस नजर आए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिले, ठीक है, एलीट कैप्चर्ड सिस्टम देखने को मिले, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने को मिले, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले, निपोटिज्म या फेवरेटिज्म, अगर ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर या इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं पे भी हम अगर कोई चैलेंजेस दे रहे हैं तो यहाँ पर बांग्लादेश को एज ए आप रेफरेंस या एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर जो चेंजिंग आ रही है, यहाँ पर तारक रहमान और यहाँ पर शेख हसीना वाजिद की बात करेंगे। यहाँ पर देखें, अब दोनों को मैं क्लैरिटी दे दूं, तारक रहमान जो है वो बेसिकली जियाउर रहमान उनके जो बेटे हैं, और जियाउर रहमान जो पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर थे जो 1971 में पाकिस्तान के अगेंस्ट हुए और मुखालिफिन के साथ मिलकर जो है इन्होंने क्या किया, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, और ये बाद में लेटर ऑन फिर क्या बने, यहाँ पर प्रेसिडेंट भी बने। लेकिन जियाउर रहमान को 1981 के अंदर जियाउर रहमान को 1981 के अंदर असैसिनेट कर दिया जाता है, और ये तारक रहमान अभी जो है जियाउर रहमान के बेटे हैं। उसके बाद खालदा जिया हमें यहाँ पर नजर आती है जो प्राइम मिनिस्टर जो बनती है यहाँ पर बांग्लादेश की। अब शेख हसीना की वाजिद करते हैं। शेख हसीना वाजिद जो बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश जिनको कहा जाता है, उनकी बेटी हैं, ठीक है। इनको भी पहले यहाँ पर जो है वो मुल्क से दरबदर कर दिया गया था, और शेख मुजीबुर रहमान को 1971 के अंदर जो क्या किया गया था, असैसिनेट कर दिया गया था 1971 के अंदर, ठीक है। तब से लेकर अब शेख हसीना वाजिद जो है वो अवामी कह लें कि पार्टी की जो है चेयरमैन है, और जो तारक रहमान है जो अभी रिसेंटली जो कह लें कि 17 साल के बाद यहाँ पर जो है वो दोबारा बांग्लादेश के अंदर आए हैं तारक रहमान। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो जो तारक रहमान है बेसिकली वो जो करप्शन के चार्जेस में उनको लंदन में एग्जाइल किया गया था, और शेख हसीना वाजिद ने इसको करवाया था। अब दोनों को अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल कैरियर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर एकदम फिर जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर तारक रहमान जो शेख हसीना वाजिद 2008 के अंदर इनको एग्जाइल कर दिया जाता है। तारक रहमान को जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी से नेशनलिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तारक रहमान का ताल्लुक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से ताल्लुक है। अब उनको बाहर निकाल दिया गया था 2018 के अंदर, शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट आ जाती। तो अब क्या हुआ कि शेख हसीना वाजिद को 2000 जो है वो कह लें कि अभी 2000 क्या अभी रिसेंटली जो है 2024 के अंदर क्या किया, टॉपल किया गया, और वो शेख हसीना वाजिद दोबारा जो है यहाँ पर जो है एग्जाइल की गई, मुल्क से जो है यहाँ पर बदर किया गया, निकाल दिया गया। तो बाद में उनको डेथ सेंटेंस भी सुनाई गई। अभी जो है बांग्लादेश के अंदर कंटेम्प्रेरी सिनेरियो यह है, उस्मान हादी जो है एक पॉलिटिकल फिगर है जो यंग है, तो वो जो है यहाँ पर इलेक्शन में आना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको टारगेट किया गया, ठीक है। अब हांगकॉन्ग के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी डेथ हुई, लेकिन यहाँ पर जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो कह लें कि फॉरेन यहाँ पर स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। अगर हमने रिसेंटली डान का जो एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे फिर आज क्या हो रहा है कि अभी जो है वो तारक रहमान वापस आ गए हैं, ठीक है, जिनको शेख हसीना वाजिद ने निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यहाँ पर दोबारा आ गई है। तो देखना यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो फेब के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। लेकिन अभी जो बांग्लादेश के अंदर इन टर्म गवर्नमेंट चल रही है, और इन टर्म गवर्नमेंट का जो भी डील कर रहे हैं वो मोहम्मद यूनुस है जो नोबेल प्राइज होल्डर भी है, ठीक है। अब ये चीज़ आती है, इनिशियल कनेक्शन की बात की जाए, ये 1970 की मैं पूरा इसको जो है कंप्लीट बता दिया है। उसके बाद ये जियाउर रहमान पॉलिटिकल मिलिट्री ऑफिसर थे बेसिकली, जो बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं बांग्लादेश के। उसके बाद लाइफ अनफोल्डिंग टेपेस्ट्री की बात की जाए, विटनेस पिविटल इवेंट्स लाइक यहाँ पर मर्डर्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। उसके बाद जियाउर रहमान में सिस्टर, ये इनकी एक बेसिकली सिस्टर हैं जिनके बारे में ज़मैमा जो उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो पूरा कंप्लीटली जो है हमें यहाँ पर जो एनालिसिस देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल उनके अराउंड यहाँ पर घूमता है। लेकिन हमने इनको एज ए केस स्टडी लेना है, तो पूरा मैंने यहाँ पर अगर देखा तो 1971 से लेकर पूरा जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है जो इस ओपिनियन के अंदर बेसिकली लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एज ए केस स्टडी है जो आपने अपने मेन एग्जाम के अंदर कहीं पे लाजमी देना पड़ेगा, और लाजमी आएगा। क्वेश्चन कोई ऐसे भी आते हैं जिसमें आप दे सकते हैं कि पॉलिटिकल अगर
कह लें कि पॉलिटिक्स के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देन तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, एलिट कैप्चर्ड है हमारा, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस है यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हाइब्रिड अगर सेटअप की बात की जाए तो इसके भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर सेम चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही है। इस चीज़ को भी हम यहाँ पर जो है एज ए रेफरेंस इसको कोट कर सकते हैं बांग्लादेश को। अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन पुश की बात करेंगे यहाँ पर कि क्या पाकिस्तान को प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए था। देखिए पाकिस्तान इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन बियॉन्ड प्राइवेटाइजेशन, देखिए होता क्या कि पाकिस्तान रिसेंट ईयर्स अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर देखेंगे कि अगर 2022 के अंदर या 23 के अंदर देखा जाए 0.22 यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ भी हमें यहाँ पर माइनस में देखने को मिला था। लेकिन अब यहाँ पर प्राइवेट हमें देखो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, या पाकिस्तान स्टैग्नेशन, सर्कुलर डेट हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, पब्लिक डेट यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें IMF का जो एक ट्रैपिंग साइकिल है वो हमें यहाँ पर नजर आता है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर आसियान डेवलपमेंट से हम यहाँ पर लोन ले रहे हैं, बेल आउट प्रोग्राम्स ले रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर बूम बस्ट साइकिल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरह इकोनॉमी ग्रोथ होती है, किस तरह दोबारा जो है स्टैग्नेशन की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन की जो बात की जाए, बेसिकली जो एडिटोरियल है ये टोटली जो प्राइवेटाइजेशन को फेवर कर रहा है कि होनी चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है, स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेस के ऊपर जितना खसारा पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है उससे अच्छा है तो इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, कम से कम कोई न कोई रेवेन्यू तो जनरेट होगा ना। इस सेंस में बेसिकली इसको एनालाइज किया गया, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर स्पार्क्ड ऑप्टिमिज्म फॉर पाकिस्तान लॉन्ग स्टॉल्ड प्राइवेटाइजेशन एजेंडा, ठीक है। हाउएवर अब यहाँ पर PI को आपको पता है एक बिगेस्ट अगर स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर PI हमें नजर आते हैं, लेकिन उसको भी एनुअली अगर देखा जाए 800 अरब बिलियन का हमें यहाँ पर जो है वो लॉस देखने को मिलता है रुपीस का, है ना। तो इसको जान छुड़वाने के लिए फिर क्या क्या कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, कम एटलीस्ट जो है यहाँ पर FDI को बढ़ाया जा सके, यहाँ पर सिक्योरिटी फील हो। लेकिन हो क्या रहा है कि अभी जो PIA को परचेज किया, यहाँ पर जो ऑक्शन हुआ, नीलामी हुई, तो यहाँ पर 75% जो आरफ हबीब ने यहाँ पर खरीदे हैं। लेकिन आरफ हबीब यहाँ पर इनसिक्योर फील करता था, लेकिन उन्होंने फिर किसको इंक्लूड किया, फौजी फर्टिलाइजर को उनके अपने साथ शामिल किया और फिर देने जो इन्होंने स्टेप लिया। तो अगर देखा जाए तो लोकल बिजनेसमैन अगर देखा जाए और FDI को इनसिक्योरिटी फील होती है पाकिस्तान के अंदर रह के, वो जिस तरह पाकिस्तान का एक हाइब्रिड सिस्टम है, तो इस तरह जो है वो कह ले कि इनसिक्योरिटी जो है FDI को भी फील होती है और लोकल जितने भी बिजनेसमैन है वो भी यहाँ से जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो इसकी रीजन यहाँ पर हमें ये नजर आती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी की बात की जाए, इंश्योर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज टू रीबिल्ड इन्वेस्टर्स ट्रस्ट और मिटिगेट रिस्क ऑफ सडन चेंजेस। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान का ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर वो कहता है कि पता नहीं चलता कि एकदम से पूरा सेटअप चेंज होकर रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहला तो FDI के ऊपर या लोकल बिजनेसमैन को यहाँ पर ट्रस्ट या डेफिसिट है, यहाँ पर ट्रस्ट बूस्टअप करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ नजर आती है। अगर प्राइवेटाइजेशन कर भी दी जाए, लेकिन अगर पॉलिसी गैप अगर हमें यहाँ पर नजर आता है तो देन भी इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होने वाला, ये चीज़ हमें यहाँ पर नजर आती है। रेगुलेटरी स्ट्रेंथ की बात की जाए, स्ट्रेंथन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लेवल प्लेइंग फील्ड हमें यहाँ पर फॉर ऑल बिजनेसमैन को इक्वली यहाँ पर नजर आए। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हम रिसेंटली काफी बार इसके ऊपर जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो ओल्ड है, सेकंड अटेम्प्ट वाले या थर्ड अटेम्प्ट वाले, उनको पता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काफी उन्होंने यहाँ पर काम किया, तो हमने भी लास्ट टाइम इसके ऊपर काफी काम किया था, ठीक है। रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस की इंश्योर रेजोल्यूशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स टू बूस्ट अप कंपेटिटिवनेस, ठीक है। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म की बात यहाँ पर की गई है। तो ये चार चीजें अगर पॉलिसी कंटिन्यूटी, उसके बाद रेगुलेटरी स्ट्रेंथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके बाद टैक्स रिफॉर्म, ये चारों चीजें प्राइवेटाइजेशन अगर कर भी रहे हैं तो ये चारों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर इंपॉर्टेंट है, इनको इंश्योर करवाया जाए, इंकरेज किया जाए, ताकि यहाँ पर लोकल बिजनेसमैन और FDI को यहाँ पर जो है वो लाया जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। अब बात करेंगे USA स्ट्राइक। यहाँ पर अभी आपको पता है नाइजीरिया के अंदर USA स्ट्राइक किया, यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स को यहाँ पर बेसिकली अटैक किया गया है। इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। जो प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा जाता है, उन्होंने लास्ट टाइम जो है वो एक्स के ऊपर, तो ट्विटर है उसके ऊपर जो है कहा था कि मैंने एट कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर सीज फायर करवाया, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, वो भी इंटरनेशनल पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर की प्ले लिस्ट में आपको वो लेक्चर कंप्लीट मिल जाएगा कि उसके लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन या उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला। तो कंप्लीट मैंने एनालिसिस किया उसके ऊपर, ठीक है, कि फायदा हुआ भी है या नहीं हुआ। USA स्ट्राइक
स्ट्राइक्स इन नाइजीरिया कंट्रोवर्सी या कंफ्यूजन, ये दो चीजें नजर आती है, एक तो कंट्रोवर्सी होगी, दूसरा कंफ्यूजन। कभी कभी अब ये इसके अंदर ये बात की जा रही है कि दोनों स्टेट अब जो है ना वो इस चीज के ऊपर बात कर ही नहीं रहे। अब वाशिंगटन और अबू हजा जो है यहाँ पर बात की जाए नाइजीरिया के, तो नाइजीरिया और यहाँ पर यूएसए की बात की जाए तो दोनों की तरफ से कोई ऐसे बयान नहीं आए कि ये स्ट्राइक्स कहाँ से किया गया और किसने किया। ठीक है, पहले तो ये कंफ्यूजन रही, अब यहाँ पर बात खुलकर जो है सामने आने लगी है। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पर जो मेन चीज क्या थी, रिसेंट यूएसए स्ट्राइक्स अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट यहाँ पर मिलिटेंट्स, बेसिकली यहाँ पर दाइश की बात की जा रही है, उसके बाद इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स, ठीक है, जो नाइजीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने जो एनालिसिस डेली बेसिस के ऊपर देख रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट कही थी कि अगर नाइजीरिया के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी को अगर निशाना बनाया गया टेररिस्ट के द्वारा तो हम यहाँ पर ओपन फायर करते हुए यहाँ पर नाइजीरिया के अंदर घुसेंगे। तो ये चीज उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर कही थी। तो यहाँ पर जो अटैक किया गया यहाँ पर जो स्कोटो के अंदर बेसिकली स्टेट के अंदर, तो यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स को यहाँ पर जो है वो अटैक किया गया, जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो बोले जा रहे हैं जिनको, ठीक है, तो उनके ऊपर अटैक किया गया। यहाँ पर डिप्लोमेटिक टेंशन की बात की जाए, ड्यूरिंग अकाउंट्स फ्रॉम वाशिंगटन एंड अबू हजा क्वेश्चन ओवर टाइमिंग, जब इन दोनों कह ले के अबू हजा और उसके बाद वाशिंगटन के दरमियान में जब थोड़े से क्लैश के जो बढ़ने लगे अभी, तो यहाँ पर अब जो है खुलकर जो है यहाँ पर बातें हमें सामने देखने को मिल रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव की बात की जाए, इनिशियल रिपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए नाइजीरिया वेरीड, ठीक है, अब जो नाइजीरिया और यहाँ पर क्या किया यूएसए ने, पहले तो ऐसी कोई रिपोर्ट या पब्लिश नहीं की गई कि यहाँ पर स्ट्राइक्स इस वजह से किया, यार ये चीज़ सामने नजर आती है, लेकिन ये बाद में सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फिर पब्लिक अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिली थी। व्हाट एग्जैक्टली वाज स्ट्रक एंड विच मिलिटेंट ग्रुप्स वर टारगेट, इसके अंदर बताया गया कि ऐसे कौन से फिर जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स को यहाँ पर टारगेट किया गया। बेसिकली ये एक सरप्राइज अटैक था जो यूएसए की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। अगर बोला जाए अकॉर्डिंग टू ट्रंप तो बोला जाए तो वो कह रहे हैं कि हम थर्सडे को इसको फिक्स किया या क्रिसमस के डे के ऊपर जो है हमने ये सरप्राइज देना था, ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फॉल आउट की बात की जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंसमेंट एंड टाइमिंग ऑन क्रिसमस रेज्ड क्वेश्चन ऑफ नाइजीरियन सॉवरेनिटी एंड स्टैंड प्लान जॉइंट स्टेटमेंट। अब दोनों ने मिलकर जो है ना नाइजीरिया और यूएसए ने जॉइंट स्टेटमेंट दी थी, इसको जो है यहाँ पर स्ट्राइक किया गया, यहाँ पर जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पर अटैक किया गया, उनको यहाँ पर खत्म करना था। टारगेट एम्बिग्यूटी और कोलैटरल, यहाँ पर जो टारगेट किया गया था बेसिकली पहले तो ये स्ट्राइक जो किया गया था, ये टारगेट किया गया, ये बिल्कुल एम्बिगुअस था, गैर वाज़ेह था, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन अभी जब से यहाँ पर अबू हजा और या वाशिंगटन के दरमियान में जब यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्लैश देखने को मिला तो अब चीज़ें खुलकर यहाँ पर सामने हुई, जब पब्लिक अनसर्टेनिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सिंबोलिज्म ओवर सब्सटेंस की बात की जाए, क्रिटिक्स क्या आर्गू करते हैं कि स्ट्राइक्स प्रायोरिटाइज पॉलिटिकल सिंबोलिज्म, क्रिसमस रिलीजियस फ्रेमिंग बाय ट्रंप ओवर क्लियर, यहाँ पर हमें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पर हमें नजर आ रही है चीज़ें। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि इन्होंने बेसिकली, मैंने अभी जो ट्रंप की लास्ट स्टेटमेंट की वो भी बताई है, हुआ क्या कि इन्होंने मिलिटेंट्स ग्रुप्स को उनको टारगेट किया यहाँ पर नाइजीरिया के अंदर, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ जो क्या कर रहे थे, यहाँ पर प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे थे। असल जो अगर लड़ाई की या स्ट्राइक की जो मेन वजह अगर देखी जाए तो यहाँ पर ये हमें नजर आ रही है इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में बात करेंगे स्टैंड ऑफ, जो क्रेडिबिलिटी हमें यहाँ पर गैप नजर आता है, क्रेडिबिलिटी गैप की बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का स्टैंड ऑफ, इस चीज को हम यहाँ पर देखने वाले। देखें हुआ क्या यहाँ पर, सिराजुद्दीन हक्कानी's assertion that Afghanistan poses no threat is starkly contradicted by Pakistan persistent struggles with cross-border militancy, notably the TTP. This fundamental disagreement continues strain bilateral relations. देखिए हुआ क्या, अभी जो रिसेंटली थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, लेकिन ये डेली बेसिस के ऊपर बहुत टाइम मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ, एनालिसिस जो डान का हम कर चुके हैं। देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर 48 आवर्स अगर देखा जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में वॉर लगी रही है, झड़पें लगी रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स को मार टायर किया जाता है, शहीद किया जाता है, लेकिन फिर पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो रिटेलिएट करती हैं और यहाँ पर जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर उनके सेंचुरीज जो ठिकाने उनको निशाना बनाया जाता है। तो फिर क्या आता है, यहाँ पर कतर आता है, मेडिएटर रोल प्ले करता है, फिर यहाँ पर टर्की आता है, 3 टाइम जो है यहाँ पर इस्तांबुल के अंदर टॉक्स चली, फिर उसके बाद ईरान जो है फॉरेन मिनिस्टर वो यहाँ पर बात करते हैं कि मैं
आपके जो है यहाँ पर सुलह करवा देता है और रिप्रोचमेंट की बात करता है। फिर क्या हुआ यहाँ पर अफगानिस्तान ने फिर क्या करते हैं यहाँ पर जो है वो बात करते हैं कि यहाँ पर डोरलैंड को चैलेंज किया, फिर क्रॉस बाउंड्री को यहाँ पर। तो पाकिस्तान का एक ही कह लें कि यहाँ पर एक ही डिमांड हमें नजर आती है कि मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर आप कंट्रोल करें ताकि क्रॉस बाउंड्री जितनी भी टेररिज्म है उसको यहाँ पर डी एस्केलेट किया जा सके, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर नजर आती है। परसिस्टेंट अटैक्स की बात की जाए तो अफगानिस्तान की सॉल्व की तरफ से यहाँ पर ताजिकिस्तान को भी इंसिक्योरिटी फील होती है, जो अभी रिसेंटली जो है 3 टाइम जो है यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, दोनों कंट्रीज के दरमियान में टेंशन बढ़ चुकी है ड्यू टू मिलिटेंट्स ग्रुप्स क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म की वजह से, है ना। उसके बाद अनफुलफिल्ड की बात की जाए प्लेजेस, अब यहाँ पर अगर काबुल देखे जो दोहा पीस अकॉर्ड होता है उसकी वायलेशन कर रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए अफगान तालिबान गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि आप मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर कंट्रोल करें ताकि क्रॉस बाउंड्रीज के ऊपर जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हैं उनको जो है यहाँ पर डी एस्केलेट किया जा सके और रीजनल प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी और पीस जो है यहाँ पर इंश्योर करवाया जा सके, ठीक है। तो ये चीज हमें क्रेडिबिलिटी यहाँ पर गैप नजर आता है। फिर यूएनओ ने यहाँ पर क्या किया, अफगानिस्तान के ऊपर जो ऑफिस में एंटर होने से अफगान तालिबान ने अपने विमेन को रोका तो यूएनओ ने फिर इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जो है वो मिनिस्ट्रीज के ऊपर जो है अफगान तालिबान गवर्नमेंट की उनके ऊपर भी यहाँ पर सैंक्शंस लगाए। किसकी वजह से कि यहाँ पर विमेन इंपावरमेंट नहीं हो रही, जो फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, वो यहाँ पर वायलेट किए जा रहे हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्रेडिबिलिटी गैप हमें यहाँ पर देखने को टोटली ओवरऑल मिल रहा है दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास इंपोर्टेंट वर्ड्स है जो आपके डेली बेसिस के ऊपर आप अपनी राइटिंग स्किल के अंदर जो अपनी वोकैब की वेरिएशन लेकर लाजमी आए ताकि रेपिटेशन वाले मसले से आप बच सके। मैं बार बार ये चीजें कह रहा हूं, ठीक है। एमिनेशन का मतलब होता है वेपन्स सप्लाईज सच एज अ बुलेट, बेसिकली ये बारूद, गोला बारूद जो यहाँ पर उनकी जो स्मगलिंग करने की बात की जा रही है उसको बोला जा रहा है गोला बारूद, असले का जखरिया, मुनिशंस है, उसके बाद आर्मामेंट्स है, ठीक है, इसको बोला जा रहा है। रिफाइनमेंट का मतलब होता है इंप्रूवमेंट आर मेकिंग समथिंग मोर पॉलिश्ड, निखार या बेहतरी करना। रिफाइनमेंट ऑलरेडी आप इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, पॉलिशिंग कह सकते हैं। एनिमस का मतलब होता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी या रीसेंटीमेंट, दुश्मनी या शदीद अदावत को बोला जाता है हॉस्टिलिटी या रीसेंटीमेंट को बोला जाता है एनिमस। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद एडहेरेंस का मतलब होता है स्टिकिंग फर्मली टू रूल्स एंड बिलीफ, ठीक है, पाबंदी या वाबस्तगी को बोला जाता है पाबंदी, कंप्लायंस। उसके बाद अटैचमेंट हमें यहाँ पर नजर आती है। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है कि स्किल्स इन मैनेजिंग स्टेट अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी, यहाँ पर हुक्मरानी का यहाँ पर जो सही फन होता है डिप्लोमेसी का उसको बोला जाता है, या डिप्लोमेसी बोल सकते हैं या गवर्नेंस बोल सकते हैं। रिकैलिब्रेशन, ये वर्ड जो है रीअप्रोचमेंट की जगह पे यहाँ पर दोबारा यूज करें, रीअलाइनमेंट की जगह पे आप वेरिएशन लेकर आ रहे हैं। आप देखिए 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, बार बार आप जो है रीअप्रोचमेंट रीअलाइनमेंट तो नहीं यूज कर सकते, तो यहाँ पर री एंगेजमेंट, तो आप यहाँ पर रिकैलिब्रेशन, रीअप्रोचमेंट, रीअलाइनमेंट, उसके बाद री एंगेजमेंट, ये आप अपने वोकैब की जो वेरिएशन लेकर आए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रिकैलिब्रेशन का मतलब है दोबारा जो तरतीब देना, एडजस्टमेंट या रीअलाइनमेंट की बात की जाती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा काफी इंपॉर्टेंट है, डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब होता है यहाँ पर कमिंग टू द पोर्ट आर अटैच टू स्टेशन, लंगर अंदोज होना, ठीक है, मूरिंग या बर्दरिंग। अब बंदरगाह के ऊपर जो लंगर अंदाजी होती है उसको बोला जाता है जहां पे आपके बेड़े रुकते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का बोला जाता है ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में बंट जाना या तकसीम हो जाना, डिवाइड हो जाना, ठीक है। डिवीजन या डिसइंटीग्रेशन को बोला जाता है। इम्बार्गो तो आपने ऑलरेडी काफी मर्तबा सुना है, ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड, जब ऑफिशियल जो बैन लगता है ट्रेड के ऊपर उसको बोला जाता है, ठीक है। ये तो पीपीएससी ने बहुत टाइम जो है इम्बार्गो काफी टाइम पूछा है। म्यूटिलेशन, अब म्यूटिलेशन इंपॉर्टेंट है, सॉरी, इसको जो है आपने यहाँ पर नोट डाउन करना। म्यूटिलेशन का मतलब सवेयर इंजरी आर डिसफिगरमेंट, उसके बाद अजू का काटने या मस कर देना, डिसफिगरमेंट या मेमिंग कर देना, ठीक है, मेमिंग इंपॉर्टेंट है। क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग परसिस्टेंट, ठीक है, देर पा या मुस्तकिल, परसिस्टेंट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नजर आता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। आउट स्वैम का मतलब होता है स्वैम बेटर और फास्टर देन अदर्स, सबसे बेहतर यहाँ पर तरक्की को बोला जाता है। आउट परफॉर्म्ड या सरपास्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है बैटरल आपको पता ऑलरेडी, आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। बैटरल का एक्ट ऑफ बीइंग डिसलॉयल या ट्रेचरस में नजर आता है, गद्दारी या ट्रेचरी। उसके बाद डिसलॉयल्टी। उसके बाद फोर्ज
फोर जो ये रिपीटेड है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टू शेप आ क्रिएट डेलिबरेटली, ठीक है, तश्कील देना या बनाना, अरेंज करना, क्रिएट करना, शेप देना। वोल्टैलिटी, वोल्टैलिटी का मतलब है टेंडेंसी टू चेंज रैपिडली, एकदम से दोबारा चेंज करके रख देना, ठीक है। और उसके बाद इंस्टेबिलिटी या फ्लैक्चुएशन आते रहना, ठीक है। फ्रूगली आपको ऑलरेडी पता है, फ्रूगल से निकला है, ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा। इन इकोनॉमिकल या यहाँ पर स्पेरिंग मैनर, कफायत शारी को बोला जाता है, इकोनॉमिकली या स्पेरिंगली बोला जाता है। उसके बाद डिसअरे का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, डिसअरे का मतलब होता है डिसऑर्डर जो है यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आता है स्टेट के अंदर, क्योस या डिसऑर्डर, ठीक है। प्लेकट, प्लेकट आपका काफी पीपीएससी के अंदर भी पूछा जा चुका है, एफपीएससी के अंदर वन पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। टू काम आ सेटिस्फाई, खुश करना या मुतमईन करना, अपीज या सूत। लास्ट 25 या अगर आप सीएसएस के पेपर अगर करें तो प्लेकट यहाँ पर रिपीट हो रहा है। स्टॉलमेट की बात की जाए तो सिचुएशन विद नो प्रोग्रेस पॉसिबल, ठीक है, डेडलॉक या इम्पास का यहाँ पर शिकार होना। अब इम्पास तो बहुत ज्यादा राइटिंग स्किल के अंदर यूज किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पास उसके अंदर पूछा जाता है, डेडलॉक यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास रहेगा क्रॉलिंग। अब क्रॉल्स अभी आपको पता है यहाँ पर जो रिसेंटली पेपर हुआ है जो एसडीओ का, उसके अंदर क्रॉलिंग, क्रॉलिंग जो वर्ब पूछा गया था कि ये इरेगुलर वर्ब है या रेगुलर वर्ब है, तो ये हमारे पास रेगुलर वर्ब है क्रॉलिंग। मूविंग स्लोली क्लोज टू द ग्राउंड, रेंगना या क्रीपिंग या स्लिदरिंग, ये दोनों क्रीपिंग और स्लिदरिंग ये दोनों इंपॉर्टेंट है। टक्ड, टक्ड का मतलब होता है पुट नीटली इनटू द स्मॉल स्पेस, ठीक है, दबाया हुआ या समेटा हुआ, ठीक है, इंसल्टेड या हिडन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लैस्प्ड, क्लैस्प्ड इंपॉर्टेंट है, ये राइटिंग स्किल के अंदर यूज करना चाहिए। हेल्ड टाइटली, ठीक है, मजबूती से या बिगड़ा हुआ। ग्रिप्ड या हेल्ड, मजबूती से यहाँ पर जकड़े हुए को बोला जाता है। देखिए मैं वोकैब डेली बेसिस के ऊपर बोल रहा हूँ कि जो राइटिंग स्किल के अंदर वेरिएशन लेकर आते हैं वो भी मैं बोल रहा हूँ, जो सिनोनिम आपको नोट डाउन करने चाहिए सीएसएस के लिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पीएमएस के लिए या पीपीएससी के लिए या एफपीएससी के लिए वोकैब कर रहे हैं या एमडी कैट के लिए कर रहे हैं, तो ये अपनी वोकैब को जो है लाजमी बूस्टअप किया करें डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है।